गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने अध्ययन किया था सेका बाजार नियम, आज का हमारा टॉपिक है रोजगार व आय का पूर्ण परंपरावादी मॉडल, मीन्स कंप्लीट क्लासिकल मॉडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। अब जैसा कि रोजगार का जो ये परंपरावादी मॉडल है, सिद्धांत है, ये किसी भी एक अर्थशास्त्री की देन नहीं है। इस सिद्धांत की रचना कई परंपरावादी तथा नव परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के रोजगार संबंधी विचारों के आधार पर की गई है। अब हम देखते हैं कि अर्थशास्त्रियों के संबंध में परंपरावादी मीन्स क्लासिकल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति है। मीन्स एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति है। इन अर्थव्यवस्थाओं में यदि बेरोजगारी पाई भी जाती है तो वह केवल अल्पकाल के लिए ही रहती है, मतलब वो कुछ समय के बाद में बेरोजगारी दूर हो जाती है, क्योंकि बेरोजगारी की स्थिति में आर्थिक शक्तियों में स्वयं ही इस प्रकार परिवर्तन हो जाता है जिससे बेरोजगारी को दूर किया जा सके और पुनः पूर्ण रोजगार की स्थिति को कायम किया जा सके। जैसे बेरोजगारी की स्थिति में मजदूरों की मांग क्या होगी? उनकी पूर्ति से कम होगी, तभी बेरोजगारी उत्पन्न होगी। अब मांग कम होने के कारण मजदूरों की क्या होगी? नगद मजदूरी कम हो जाएगी, और नगद मजदूरी कम होने से क्या होगा? श्रमिकों की मांग में वृद्धि होगी, और इस प्रकार से बेरोजगारी की स्थिति दूर करके पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त की जा सकेगी। रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत सेके बाजार नियम तथा मजदूरी, ब्याज की दर तथा कीमतों की लोचशीलता की मान्यता पर आधारित है। अब जैसा कि परंपरावादी अर्थशास्त्री पूर्ण रोजगार की मान्यता को अधिक महत्व देते हैं, तो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी निम्नलिखित प्रकार की बेरोजगारियां पाई जा सकती है। मीन्स इन बेरोजगारियों के अर्थव्यवस्था में इन बेरोजगारी के रहते हुए भी हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है, और वो है ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है? जब श्रमिक मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने के लिए तैयार न हो अथवा काम होने पर भी अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहे, तो ऐसी बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं? ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। सेकंड है घर्षणात्मक बेरोजगारी। यह बेरोजगारी जैसे कच्चे माल की कमी, श्रम की गतिहीनता, विशेष प्रकार के रोजगार संबंधी अवसरों की कमी, मशीनों की टूट फूट आदि के कारण उत्पन्न होती है। मौसमी बेरोजगारी। ये बेरोजगारी मौसम, फैशन तथा रुचि संबंधी परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। जैसे मान लो सर्दी के अंदर क्या होते हैं? बर्फ़ के कारखाने बंद रहते हैं, तो उस दौरान ये बेरोजगारी उत्पन्न होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी। ये बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण होती है। जैसे मान लो देश के निर्यात व्यापार में होने वाले परिवर्तन। तकनीकी बेरोजगारी। यह बेरोजगारी उत्पादन की तकनीकों में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से किसी भी अर्थव्यवस्था में परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार इन बेरोजगारी के होते हुए भी हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की अवस्था है। अब पूर्ण रोजगार क्या है? पूर्ण रोजगार वह स्थिति होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होता, किंतु पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी कई प्रकार की बेरोजगारियां पाई जा सकती है, जैसा कि मैंने अभी बताया है। तो परंपरावादी अर्थशास्त्री पूर्ण रोजगार शब्द का प्रयोग एक ऐसी स्थिति के लिए करते थे जिसमें उन सब लोगों को रोजगार मिल जाता है जो मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने के लिए तैयार होते हैं। उस अवस्था को पूर्ण रोजगार की अवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से ये थी पूर्ण रोजगार की अवस्थाएं। अब जैसा कि हम कहते हैं कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के विचार था कि श्रम बाजार की अपूर्णताओं के कारण पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी अर्थव्यवस्था में कई प्रकार की
बेरोजगारी। अब जैसे ऐच्छिक, कृष्णात्मक, मौसमी, संरचनात्मक और तकनीकी, किस प्रकार की बेरोजगारियां हैं? अल्पकालीन बेरोजगारियां पाई जा सकती है, परंतु अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जाती। यदि अनैच्छिक बेरोजगारी की स्थिति होती भी है तो आर्थिक शक्तियों के स्वरूप में स्वयं ही इस प्रकार से परिवर्तन आ जाते हैं जिसके फलस्वरूप अनैच्छिक बेरोजगारी समाप्त हो जाती है और पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाती है। अब है परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत की मान्यताएं। विचारवान मनुष्य। प्रत्येक मनुष्य विचारवान है और विचारवान मनुष्य वह मनुष्य होता है जो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। तो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने क्या माना है कि मनुष्य विचारवान है, और वो विचारवान क्यों है? क्योंकि वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था स्वतंत्र है, अर्थात आर्थिक क्रियाओं में सरकार का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। पूर्ण प्रतियोगिता। वस्तु बाजार तथा श्रम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है तथा श्रम की सभी इकाइयाँ क्या है? समरूप है। कोई एक क्रेता या विक्रेता अपने कार्यों से कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। बंद अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था बंद है, अर्थात अर्थव्यवस्था पर विदेशी व्यापार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्थिर तकनीक। उत्पादन की तकनीक तथा व्यवसाय के संगठन में अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं आता। मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम का साधन है। परंपरावादी अर्थशास्त्री मुद्रा को क्या मानते हैं? केवल कि मुद्रा का कार्य क्या है? केवल विनिमय का माध्यम ही है, विनिमय का ही वो कार्य करती है। कीमतों की लोचशीलता। जैसा कि परंपरावादी सिद्धांत में परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने ये माना है कि मजदूरी, ब्याज की दर और वस्तुओं की कीमतें क्या है? लोचशील है। मौद्रिक तथा वास्तविक मजदूरी में संबंध। मजदूरी, इस सिद्धांत में यह भी मान्यता ली गई है कि मौद्रिक तथा वास्तविक मजदूरी में कैसा संबंध पाया गया है? एक प्रत्यक्ष तथा आनुपातिक संबंध है। बचत तथा निवेश में समानता। इस सिद्धांत की ये मान्यता है कि बचतों का स्वतः ही निवेश कर दिया जाता है, इसीलिए बचत तथा निवेश में समानता किसके द्वारा निर्धारित होती है? ब्याज की दर के द्वारा निर्धारित होती है। घटते सीमांत प्रतिफल का नियम। उत्पादन पर कौन सा नियम लागू होता है? घटते सीमांत प्रतिफल का नियम लागू होता है। तो इस प्रकार से ये थी रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की मान्यताएं। अब हम अध्ययन करेंगे उत्पादन तथा रोजगार का निर्धारण किस प्रकार से होता है परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा रोजगार का निर्धारण किसके द्वारा होता है? उत्पादन फलन तथा श्रम की मांग और पूर्ति के संतुलन के द्वारा किया जाता है। अब उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों एवं उत्पादन की मात्रा के मध्य फलनात्मक संबंध को प्रकट करता है। जैसे ये इक्वेशन है P इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ L K N T। P क्या है यहाँ पर? उत्पादन, और L क्या है? श्रम, K क्या है? पूंजी, L क्या है? भूमि, K है पूंजी, T है तकनीक और N है श्रम। तो इस प्रकार से उत्पादन इन चारों का फलन है। और अल्पकाल में क्या होता है? जैसे अल्पकाल में पूंजी भी स्थिर रहती है, भूमि भी और तकनीक भी, ये तीनों स्थिर रहने के कारण अल्पकाल में उत्पादन केवल किसका फलन होता है? श्रम का फलन होता है। मीन्स उत्पादन श्रम की मात्रा पर डिपेंड करता है। अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है तो श्रम की मात्रा बढ़ानी होगी, और अगर हम उत्पादन में कमी करना चाहते हैं तो श्रम की मात्रा में कमी कर देंगे। इसीलिए अल्पकाल में उत्पादन केवल श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है, जबकि दीर्घकाल में उत्पादन किस किस पर डिपेंड रहता है? श्रम, भूमि, पूंजी और तकनीक पर डिपेंड रहता है। वो इसीलिए इन दोनों के मध्य फलनात्मक संबंध को क्या कहा जाता है? उत्पादन फलन कहा जाता है। अब इसे हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। अब जैसा कि रेखा चित्र में OX अक्ष पर हमने क्या लिया है? रोजगार की मात्रा या फिर श्रमिकों की
संख्या, तथा OY एक्स पे हमने क्या लिया है, आउटपुट उत्पादन को लिया है, और OS क्या है, उत्पादन वक्र है, और ये वक्र रोजगार तथा उत्पादन के संबंध को प्रकट कर रहा है। तो जैसे जैसे रोजगार का स्तर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, उत्पादन भी बढ़ता जा रहा है। जैसे प्रारंभ में रोजगार का स्तर क्या था, ON, तब उत्पादन कितना था, OP। जैसे ही हम श्रम की मात्रा बढ़ाते हैं, ON से बढ़कर ON1 होती है, तो उत्पादन बढ़कर कितना हो जाता है, OP से बढ़कर OP1। जब हम श्रम की मात्रा और अधिक बढ़ाते हैं, ON से बढ़ाकर ON2 हो जाती है, तो उत्पादन की मात्रा बढ़कर कितनी हो जाती है, OP2 हो जाएगी। लेकिन इस रेखा चित्र से ये ज्ञात होता है कि रोजगार जिस अनुपात में बढ़ रहा है, उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ रहा है। इसीलिए किसी भी अर्थव्यवस्था में रोजगार की मात्रा किस पर डिपेंड करती है, श्रम की मांग तथा श्रम की पूर्ति पर डिपेंड करती है। फर्स्ट है श्रम की मांग। किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादक श्रम की मांग किस लिए करता है, उसकी उत्पादकता के कारण करता है। और श्रम की मांग किस सीमा तक की जाती है, श्रम की मांग उस सीमा तक की जाती है जिस पर श्रम को दी जाने वाली मजदूरी किसके बराबर हो, उसकी सीमांत आय उत्पादकता के बराबर हो जाए। अर्थात W = MRP = P × MPP। W क्या है यहाँ पर, नगद मजदूरी, P क्या है, कीमत स्तर, MRP क्या है, सीमांत आय उत्पादकता, और MPP है सीमांत भौतिक उत्पादकता, और W/P क्या है, वास्तविक मजदूरी। तो इस समीकरण से हमें ये ज्ञात होता है कि उत्पादक श्रम की मांग उस सीमा तक करेगा जिस पर उसकी वास्तविक मजदूरी क्या है यहाँ पर, W/P, उसकी सीमांत भौतिक उत्पादकता मीन्स MPP के बराबर हो जाए। तो उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जैसे जैसे श्रम की अधिक मात्रा का प्रयोग करते हैं, तो श्रम की क्या होती जाती है, सीमांत भौतिक उत्पादकता कम होती जाती है। इसीलिए उत्पादक अधिक श्रम की मांग तभी करेगा जब वास्तविक मजदूरी या फिर नकद मजदूरी कम हो जाती है। इसीलिए श्रम की मांग मजदूरी का क्या है, घटता हुआ फलन है। अर्थात मजदूरी के बढ़ने पर क्या होगा, श्रम की मांग कम होगी, और मजदूरी के कम होने पर श्रम की मांग बढ़ती है। इसीलिए श्रम का मांग वक्र की ढाल कैसी होती है, ऊपर से नीचे दाईं ओर होती है। नेक्स्ट है श्रम की पूर्ति। श्रम की पूर्ति से आशय श्रम की उस संख्या से है जो वास्तविक मजदूरी की निश्चित दर पर काम करने को तैयार होते हैं। श्रमिकों को कार्य करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है तथा आराम का त्याग करना पड़ता है। इसीलिए श्रम की पूर्ति वास्तविक मजदूरी के अधिक होने पर बढ़ती है तथा वास्तविक मजदूरी के कम होने पर कम होती है। तो श्रम की मांग और वास्तविक मजदूरी में कैसा संबंध था, विपरीत। और श्रम की पूर्ति और वास्तविक मजदूरी में कैसा संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। अर्थात वास्तविक मजदूरी के बढ़ने पर श्रम की पूर्ति बढ़ेगी और वास्तविक मजदूरी के कम होने पर श्रम की पूर्ति कम होगी। इसीलिए श्रम के पूर्ति वक्र का ढलान नीचे से ऊपर की ओर दाईं ओर होता है। अब हम इसे इस रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे रेखा चित्र में OS वक्र क्या है, उत्पादन फलन को प्रकट कर रहा है। और चित्र सेकंड में ऊपर वाले पार्ट में तो OS वक्र किसको प्रकट कर रहा है, उत्पादन फलन को। और चित्र B में जो SS वक्र है वो कौन सा वक्र है, श्रम की पूर्ति वक्र है। और जो DD वक्र है वो किसको व्यक्त कर रहा है, श्रम की मांग वक्र को प्रकट कर रहा है। और ये श्रम का मांग वक्र और श्रम का पूर्ति वक्र दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रहे हैं, बिंदु E पर एक दूसरे को काट रहे हैं। इसलिए संतुलन बिंदु कौन सा हुआ, बिंदु E। और बिंदु E ही संतुलन की अवस्था को प्रकट कर रहा है। और संतुलन की इस अवस्था में मजदूरी दर का निर्धारण होता है
OW, और OW मजदूरी की दर पर कितने श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होता है? ON श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो रहा है, और यह पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्रकट कर रहा है। अर्थात OW मजदूरी की दर पर जितने मजदूर काम करने को तैयार है उन सबको काम मिल रहा है, अर्थात ऐसी स्थिति में अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जाएगी। मान लो यदि कुछ मजदूर बेरोजगार रहेंगे तो उन्हें ऐच्छिक बेरोजगार कहा जाएगा, क्योंकि वो मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसीलिए क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार संतुलन की स्थिति सदैव पूर्ण रोजगार की अवस्था में ही होगी। तो ये था श्रम के मांग और श्रम की पूर्ति के द्वारा उत्पादन एवं रोजगार का निर्धारण। थैंक यू।